हाँ जी, आज अपने जो आवेश टॉपिक चल रहा था उस आवेश के टॉपिक में नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है आवेश के मूल गुण या आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है या पहला गुण है आवेश का आवेशों की योज्यता। देखिए जो आवेश है वो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। और अदिश राशियों के योग व व्यकलन के लिए यानी कि उन्हें जोड़ने और घटाने के लिए जो सामान्य बीजगणितीय नियम है उनका उपयोग किया जाता है। जैसे किसी निकाय में अपने पास आवेश है Q + 2Q और माइनस का Q। ये किसी निकाय में आवेश है तो इस निकाय का अपन को कुल आवेश निकालना है या इसकी योज्यता करनी है। तो देखिए जो समान प्रकृति के जो आवेश है उनका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा और जो विपरीत प्रकृति का आवेश है उसमें से घट जाएगा। तो इस निकाय का जो कुल आवेश आएगा वो आएगा Q + 2Q एंड -Q। तो यहाँ पर आवेश कितना हो गया? परिणामी 2Q प्लस का। तो इससे क्या कहा जाता है? आवेशों की योज्यता कहा जाता है। तो आवेशों की योज्यता में क्या है? देखिए आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। और 11वीं क्लास में जो सदिशों वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा हुआ है कि अदिश राशियों के योग के लिए यानी कि उनको जोड़ने और घटाने दोनों के लिए जो सामान्य बीजगणितीय नियम है उन सामान्य बीजगणितीय नियमों का उपयोग किया जाता है। यानी कि समान चिन्हों की जो राशियां वो जुड़ जाएगी और विपरीत चिन्हों की राशियां क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब जैसे मान लीजिए किसी निकाय में आवेश है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरे एग्जाम्पल में अपने पास हो गया किसी निकाय में आवेश -Q, माइनस का 2Q और माइनस का 3Q। तो यहाँ पर कुल आवेश निकालना है तो इसका कुल आवेश हो जाएगा अपने पास -Q, माइनस का 2Q और -3Q। तो यहाँ पे टोटल आवेश कितना हो गया? देखो Q, 2Q, 3Q और 3Q 6Q और 6Q का एक आएगा माइनस का आएगा। तो जो समान प्रकृति के आवेश थे तो समान प्रकृति के आवेश क्या हो गया? आपस में जुड़ गए। अगर इनमें से एक भी विपरीत प्रकृति का होता यानी कि प्लस का होता तो वो इनमें से क्या होता? घटता। तो ये पहला गुणधर्म हो गया आवेश का कि आवेशों की योज्यता। तो आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ठीक है, और आवेशों की योज्यता कर ली अपन ने। अब इसके बाद में अपन आवेशों का जो दूसरा गुणधर्म है उसकी बात करते हैं अपन, और वो दूसरा गुणधर्म है आवेशों का संरक्षण या आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण जो दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है? संरक्षण। देखिए संरक्षण अपन ने पहले भी पढ़ा है। संरक्षण का मतलब है कि किसी भी भौतिक राशि के मान में कमी नहीं होना, वो संरक्षण कहलाता है। जैसे अपन ने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा, द्रव्यमान संरक्षण पढ़ा, इसी प्रकार आवेश संरक्षण भी है। तो आवेश संरक्षण क्या कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। किसी निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। तो ये आवेश का दूसरा गुणधर्म हो गया आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण क्या कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है? नियत रहता है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण कहते हैं। इसे अपन दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब आप कहोगे कि आवेशन की विधियां पढ़ी है, उसमें अपन ने वस्तु पर आवेश उत्पन्न करा है, तो वहाँ पर ध्यान रखना कुल आवेश हमेशा बराबर रहता है। किसी वस्तु पर जितना धनावेश आता है तो दूसरी वस्तु पर उतना का उतना ही क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि आवेश को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता है। किसी निकाय का जितना आवेश है सदैव उतना ही रहेगा। इसे अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
तो पहला एग्जाम्पल है युग्म उत्पादन। युग्म का मतलब कोई जोड़ा हो सकता है। देखिए अपने पास एक गामा किरण है और जब गामा किरण को अपन तोड़ते हैं तो गामा किरण को तोड़ने पर यहाँ पर दो प्रकार के पार्टिकल अपन को प्राप्त होते हैं, जिनमें एक तो होता है E+ और एक होता है E-। देखिए जो E+ होता है उसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। और जो E- है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, इन दोनों पर आवेश बराबर है। तो आप ये कहो कि भाई इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उतना का उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है या है, तो ये प्रोटॉन क्यों नहीं है? तो ये जो कण है वो प्रोटॉन नहीं है, ये पॉजिट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा कण है? पॉजिट्रॉन है, और पॉजिट्रॉन धन आवेशित कण होता है। तो युग्म उत्पादन की प्रक्रिया में देखो ये गामा किरण थी, और गामा किरण से अपन को दो प्रकार के कण प्राप्त हो गए, एक तो हो गया E+ और एक हो गया E-। तो यहाँ पर देखो दो कण मिल गए अपन को। जब दो कण मिल गए तो इसे अपन क्या कहेंगे? युग्म कहेंगे। तो यहाँ पर युग्म बन रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? युग्म उत्पादन। अब इसमें चेक करते हैं कि आवेश संरक्षण नियम का पालन कहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया के पहले देखें तो अभिक्रिया के पहले गामा किरण पर किसी प्रकार का आवेश प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो इसका आवेश कितना हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ पर अपन अभिक्रिया के पश्चात देखें तो जो पॉजिट्रॉन है उस पॉजिट्रॉन पर 1+ का है, सपोज 1+ का मान लेते हैं अपन, और इलेक्ट्रॉन पर 1- का है। आवेशों की योज्यता के अनुसार यहाँ पर कुल आवेश कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपन ने आवेश की मात्रा नहीं लिखी है, केवल अपन ने शो करा है कि दोनों पर बराबर आवेश है, लेकिन विपरीत प्रकृति का है। तो विपरीत प्रकृति का होने के कारण टोटल आवेश कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ पर आवेश संरक्षण नियम का पालन हो रहा है कि पहले कितना आवेश था? 0, और अब भी आवेश कितना है? 0 है। यानी कि आवेश में ना वृद्धि हुई है ना कमी हुई है, आवेश का मान क्या है? नियत है। तो जब आवेश का मान नियत रहता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर आवेश संरक्षण नियम का पालन हो रहा है, और ये इसका पहला एग्जाम्पल है। अब इसके बाद में इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल इसी के विपरीत है, युग्म विलोपन। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है युग्म विलोपन। विलोपन का मतलब है कि युग्म खत्म हो जाएगा, युग्म नहीं रहेगा। जैसे E+ यानी पॉजिट्रॉन और +E- यानी कि इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मिलने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा को अपन क्या किसके द्वारा रिप्रेजेंट करें, किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं? गामा के द्वारा। अब यहाँ भी चेक करते हैं अपन कि आवेश संरक्षण नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्लस का सपोज दैट 1, यहाँ पर माइनस का भी कितना है? 1। तो कुल आवेश कितना हो गया? 0। और अभिक्रिया के पश्चात भी कुल आवेश कितना है? 0 ही है। तो दोनों ही स्थितियों में आवेश का जो मान है वो बराबर है। तो यहाँ पर भी आवेश संरक्षण नियम का पालन हो रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आवेश के गुणधर्म की अपन बात करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट आवेश का गुण है वो है आवेश की वेग पर निर्भरता, यानी आवेश वेग पर निर्भर करता है या नहीं करता है। तो देखिए आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि आवेश का जितना मान स्थिर अवस्था में है, गतिशील अवस्था में भी आवेश का मान कितना रहेगा? उतना का उतना ही रहेगा। यानी आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे किसी निर्देश तंत्र में कोई आवेश स्थित है, अगर वो निर्देश तंत्र गतिशील है तो वहाँ पर आवेश का मान बदलेगा नहीं, आवेश उतना का उतना ही रहेगा। जैसे अगर अपन आपेक्षिकता के सिद्धांत से देखें तो जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान बदल जाता है। तो
तो द्रव्यमान देखो किस अनुसार बदलता है, m बराबर m0 रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार गतिशील अवस्था में पिंड का जो पिंड का द्रव्यमान है वो स्थिर अवस्था में जो पिंड का द्रव्यमान है उससे सदैव अधिक प्राप्त होता है। तो देखो गतिशील अवस्था में द्रव्यमान का मान बदल जाता है लेकिन आवेश का मान नहीं बदलता है। आवेश इस नियम का पालन नहीं करता है। आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार जो द्रव्यमान का मान तो चेंज हो जाता है लेकिन आवेश का मान नहीं बदलता है। जो आवेश का नेक्स्ट गुण है वो नेक्स्ट गुण है क्वांटीकरण। देखिए ये जो क्वांटीकरण राशि है ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के पश्चात आती है। तो क्वांटीकरण का मतलब होता है कि किसी भी भौतिक राशि का अगर आदान प्रदान होगा तो वो पूर्ण गुणज किसी संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? पूर्ण गुणज के रूप में होगा। अगर पूर्ण गुणज के रूप में आदान प्रदान हो रहा है तो वो राशि कैसी है? क्वांटीकृत है, या वहाँ पर क्वांटम नियम पालन हो रहा है, या वो राशि या वहाँ पर क्वांटीकरण नियम का पालन हो रहा है। अगर पूर्ण गुणज नहीं है तो वहाँ पर क्वांटीकरण नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आवेशों का क्वांटीकरण क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण यानी किसी वस्तु, देखिए जब अपन ने पढ़ा कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वो धनावेशित होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो कैसी होती है? ऋण आवेशित होती है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर आवेशों की मात्रा से है कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों का चाहे वो त्याग करे चाहे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, वो हमेशा, जैसे कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग सदैव किसके रूप में होगा? पूर्ण गुणज के रूप में होगा। और इलेक्ट्रॉनों को अगर ग्रहण करेगी तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण भी कैसे होगा? पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी कि वस्तु, किसी भी वस्तु पर जो आवेश है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के रूप में होता है। यहाँ से एक सूत्र निकल कर आता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा कैसे दी जा सकती है, तो वो दी जा सकती है Q बराबर प्लस माइनस NE। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण है कि किसी वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के रूप में होता है, ना कि भिन्न रूप में। कभी भी किसी वस्तु के द्वारा E/2 E/3 यानी कि इलेक्ट्रॉनों की भिन्न संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होगा, या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की भिन्न संख्या के रूप में आवेश कभी भी उपस्थित नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण गुणज के रूप में, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उनके पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है, कभी भी भिन्न रूप में उपस्थित नहीं हो सकता। या अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगी तो वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के रूप में होता है, ना कि भिन्न रूप में। भिन्न रूप में कभी भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है। जहाँ यहाँ पर E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 मात्रा के रूप में है ये कूलाम, यानी कि यहाँ पर प्रकृति नहीं ली गई है। और ये है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो अपन को कौन सा चिन्ह लेना है? यहाँ पर धन चिन्ह लेना है। देखो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी तो वस्तु कैसी होगी? धनावेशित होगी। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लेना है? प्लस का, यानी कि उस पर आवेश कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लेना है? माइनस का चिन्ह लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर वस्तु कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो संख्या है, और ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। देखिए आपसे ये पूछा जाए कि आवेश की सबसे छोटी मात्रा कितनी है, तो आवेश की सबसे छोटी मात्रा कितनी है? 1.6 गुणा 10 की घात -19, जिसे आवेश का एक क्वांटा भी कहते हैं। तो आवेश का सबसे छोटा क्वांटा या आवेश का क्वांटे का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19
होता है। तो इस प्रकार अपन ने आवेश के गुणधर्म पढ़े। नेक्स्ट अपन जो किसी भी वस्तु पर जो आवेश है उस आवेश को अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे किसी वस्तु ने किसी वस्तु या किसी धातु की बात कर लेते हैं अपन, क्योंकि धातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की होती है। किसी धातु द्वारा 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है। क्या किया जाता है? 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है। तो धातु पर आवेश की गणना करो कि धातु पर कितना आवेश होगा। और यह भी पूछा जा सकता है कि जो आवेश होगा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, प्रकृति चेक करनी है तो आपको यहाँ आना है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग रही है या ग्रहण कर रही है। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो कौन सा आवेश आएगा उस पर? धन आवेश आएगा, यानी कि आवेश की प्रकृति कैसी होगी? धन प्रकृति होगी। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही होगी तो वहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, यानी कि वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋण आवेशित हो जाएगी। अभी अपन ने सूत्र पढ़ा Q बराबर Ne, Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करिए तो कौन सा चिन्ह आएगा? धन चिन्ह आएगा। ऋण चिन्ह यहाँ से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर n का मान 4 है। कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है? 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है। ई का मान अपन को मालूम है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर अपन पुटअप करेंगे। देन Q बराबर हो जाएगा आपके पास प्लस 4 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो इसको गुणा करने पर ही हो जाएगा प्लस का 6.4 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। यानी कि किसी वस्तु पर जो आवेश है वो, यानी इस धातु की बात करें तो इस धातु पर जो आवेश है वो कितना होगा? प्लस का, यानी धन आवेशित होगी वस्तु, और इसकी मात्रा कितनी होगी? 6.4 गुणा 10 की घात -19। देखो इस सूत्र के द्वारा क्या क्या पूछा जा सकता है? इस सूत्र के द्वारा ये भी पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु पर इतना आवेश है तो उस वस्तु द्वारा त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। n का मान भी पूछा जा सकता है। यहाँ से जब आप n का मान निकालोगे तो Q/E हो जाएगा ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं लेना, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है या इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कोई भी वस्तु ऋणात्मक संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकती। यहाँ पर सदैव धन चिन्ह आएगा। बस नीचे ये लिखना है, अगर आवेश माइनस का दे, यानी माइनस का 1 कूलाम दे दे, तो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। ऐसे नहीं कि आप n में माइनस लिख दो, n में माइनस नहीं लिखा जाएगा, वहां पर नीचे लाइन लिखी जाएगी कि वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं, और अगर प्लस का आ रहा है तो वस्तु ने इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं? त्याग करे हैं। तो इस प्रकार ये आवेशों के गुणधर्म हो गए। देखिए अभी अपन ने आवेशों के गुणधर्म में पढ़ा आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के रूप में वस्तु पर आवेश उपस्थित होता है, भिन्न रूप में नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कण होते हैं जिन पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की भिन्न संख्या के रूप में होता है, और ये क्वांटीकरण के अपवाद की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे कणों को क्या कहा जाता है? क्वार्क कण कहा जाता है। तो क्वार्क कण क्या है? क्वार्क ऐसे अस्थायी कण है, ये स्थायी नहीं है। क्वार्क ऐसे अस्थायी कण हैं जिन पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की भिन्न संख्या के रूप में उपस्थित होता है। जैसे इन पर आवेश होता है 2e/3 और e/3। ये क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं। यू क्वार्क यानी अप क्वार्क, डी क्वार्क, डाउन क्वार्क, एस क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टी क्वार्क, टॉप क्वार्क, बी क्वार्क, बॉटम क्वार्क, सी क्वार्क या चार्म्प क्वार्क। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में यू क्वार्क, डी क्वार्क, एस क्वार्क, टी क्वार्क, बी क्वार्क और सी क्वार्क भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्वार्क एक अस्थायी कण है और ये जब तक स्टेबल हैं या जब तक ही पाए जाते हैं जब तक इन पर कोई
फील्ड अप्लाई कर रखा है या कोई कंडीशन अपन ने लगा रखी है। विदाउट कंडीशन ये स्टेबल नहीं है या ये मौजूद नहीं होते हैं।